हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द वेरियस एनोमलीज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, कब बनाई थी? 1969 में। उसमें कुछ जो है त्रुटियां थी, छोटे छोटे एरर्स थे, कुछ एरर्स थे। उनको कैसे ठीक किया गया? उनको ठीक किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा उनको ठीक किया गया। पिछले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो इन पर मैं काफी सारी बात कर चुका हूं और इस क्वेश्चन में भी करने वाला हूं, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप पिछले क्वेश्चन जरूर करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करें, ठीक है? तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि पीछे के क्वेश्चंस में क्या बात हुई है, तब आपको आगे के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। आप पीछे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को जो है अलग अलग भी डाला गया है और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और एक कंप्लीट वीडियो भी होता है जिसमें सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो आपको जो पूरा वीडियो भी देख सकते हो या अलग अलग सारे क्वेश्चन के वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। बट पीछे के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपको जब भी समझ में आएंगे, ठीक है? तो मेंडलीफ की टेबल में कुछ जो एरर्स थे उनको किससे ठीक किया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा ठीक किया गया। वो एरर्स क्या थे, कैसे ठीक किए गए, ये हम इस क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है? तो देखें, सबसे पहले तो जो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी, आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे, मैंने बताया था उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया गया था, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब जो हमारी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम इस पे बात करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर पर बेस है। तो इस पर एटॉमिक नंबर पर बनाने से कौन सी गलतियां मेंडलीफ की टेबल की ठीक हो गई? समझो, क्या था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हमने एटॉमिक नंबर पर बनाया, जो कि प्रोटॉन जितने होते हैं किसी एटम में, उसका आधार पर एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। अब यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, किसी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये बात हमें पहले से भी क्लियर है, हमने बहुत सारे चैप्टर में ये चीज समझी है कि किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जब हमने बढ़ते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है, तो ये ऑर्डरिंग जो थी, ये ऑर्डरिंग एलिमिनेट्स कर देती है, यानी को किस चीज को हटा देती है? जो इनकंसिस्टेंसी आ रही थी मेंडलीफ की टेबल में। मेंडलीफ की टेबल में एक इनकंसिस्टेंसी थी, जहां कुछ एलिमेंट जिनका हायर एटॉमिक नंबर था, हायर एटॉमिक मास था, वो फिर भी पहले रखे गए थे लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से। लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रख दिए गए थे, जबकि उनका जो है वो एटॉमिक मास जो है वो कम, ज्यादा वाले पहले रख दिए और कम वाले पीछे रख दिए। तो ऐसा था उस टेबल में, आप देखोगे तो उसकी पिक्चर में तो आपको ये चीज दिखेगी, ठीक है? वहां पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ज्यादा एटॉमिक मास होते हुए भी पहले रखे हुए हैं और कम एटॉमिक मास वाला बाद में रखा है। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर कह करके इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं होता, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। पर जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, तो फिर वो जो एरर थी या जो इनकंसिस्टेंसी थी मेंडलीफ टेबल में, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है? तो एक तो ये फायदा हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाने से, कि वो इनकंसिस्टेंसी हट गई। दूसरा, कोबाल्ट और निकिल का स्थान, ये बड़ा कंफ्यूजिंग था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। अब यहाँ पर मैं आपको मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल दिखाई देता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, दोनों को एक साथ रख लेते हैं और चीजों को साथ साथ समझते चलते हैं, ठीक है? कि पहली तो एरर ये थी कि जो एटॉमिक नंबर पर क्या एरर थी कि जो हायर ऑर्डर है, हायर हायर एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट हैं वो लोअर एटॉमिक मास से पहले रख दिए गए। कहाँ हैं? देखो, यहाँ पर देखो कि ये जो आयोडीन है एटॉमिक मास 127 है, ठीक है, पर ये यहाँ रखा है और इससे पहले ये रख दिया गया है 128 पे, और इसको तो क्या है, ये एक एरर दिख रहा है। यहां पर देखो पीबी 207 है, उसको पहले रख दिया है टीए 181 से। तो ये एरर ऐसा आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? यहां पर आप देखोगे तो लेड का स्थान जो होगा पीबी का, वो टीए के बाद ही होगा, ठीक है? यहां पर ये रहा टीए और यहां पर ये रहा पीबी। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसी गलती नहीं है, ठीक है? आयोडीन का भी स्थान आप देख सकते हैं, ये रहा आयोडीन का स्थान,
ठीक है, ये यहाँ पर। तो ये जो एरर्स थे वो एरर ठीक कर लिए गए, ठीक है, किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। दूसरा, कोबाल्ट और निकिल को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और एटॉमिक उसका निकिल का 28। अब इनका जब एटॉमिक मास आप देखोगे तो एटॉमिक मास कोबाल्ट का जो है वो है 58.99 और निकिल का है 58.69। तो अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो निकिल पहले होना चाहिए, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो निकिल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में। बट एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कोबाल्ट पहले होता है और निकिल बाद में। और यही अरेंजमेंट सही है, क्योंकि बाद में जब हम इसको ऊपर के एलिमेंट के साथ देखते हैं तो प्रॉपर्टीज जो इसकी मैच करती हैं वो इन्हीं से मैच करती हैं, ठीक है, ये इन्हीं एलिमेंट से मैच करती हैं जो इनके नीचे हैं। तो अगर हम 9वें पे निकिल को रख देंगे और 10वें पे कोबाल्ट को, तो फिर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, वो प्लेटिनम से तो नहीं मिलेगी कोबाल्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि वो निकिल से मैच करती हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट किया गया, कोबाल्ट को 9वें ग्रुप में रखा गया और निकिल को 10वें ग्रुप में, वो सही था। और यहाँ पर जब कोबाल्ट और निकिल का स्थान देखोगे तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है ये यहाँ रखा है 58.9 और निकिल 58.7। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कहाँ हुआ, यहाँ पर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बात थी ना। तो ये तो अपना ही नियम फॉलो नहीं कर रहा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो वो तो गलत हो गया ना, ये तो डिक्रीजिंग हो गया मास। तो कोबाल्ट और निकिल की पोजीशन भी इसके लॉ में ये गड़बड़ कर रही थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसी एरर नहीं थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। दिस इज बिकॉज द एटॉमिक नंबर डिक्टेट द एलिमेंट्स आइडेंटिटी। और यही कहा गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर से डिक्टेट होती हैं, ना कि एटॉमिक मास से, जो कि शुरुआत में तीनों डेबोराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ने जो है अपनी टेबल्स एटॉमिक मास के बेसिस पर बनाई थी, ना कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, क्योंकि उस समय जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था, ठीक है। कारण यही था कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते थे, ठीक है। अब देखिए आइसोटोप्स के स्थान को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं बताओ। आइसोटोप्स जिनका सेम एटॉमिक जो है वो नंबर है, वो होते हैं आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। अब किसी का एटॉमिक नंबर सेम है यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है 1H1, 1H2, 1H3, इनके एटॉमिक मास अलग अलग है। इनके एटॉमिक मास देखोगे 1, 2, 3 तीनों के अलग अलग है, बट इनका एटॉमिक नंबर एक ही है। इन सब का एटॉमिक नंबर तो एक ही है ना, तो इन्हें हमें अलग अलग जगह प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये सब एक में ही रख जाएंगे। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, जहां हाइड्रोजन है ये वहीं होंगे, इन्हें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमें अलग अलग इनको दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये रखा, यहाँ भी हाइड्रोजन को एक जगह रख दिया। बट अगर इसमें हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये टेबल बना रहे तो इसमें 2, 3, 4 के लिए प्लेस बनाना पड़ता, पर यहाँ तो एटॉमिक नंबर सबका एक ही है तो सब इसी में है, ठीक है। वो शो भी करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स 1 पे आ जाएंगे। इसी तरह से किसी के भी जो आइसोटोप्स हैं, जैसे कार्बन का आइसोटोप्स है 6C12 और 6C14, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो इसके लिए 2 प्लेस की जरूरत होगी, पर एटॉमिक नंबर के लिए इस हिसाब से इसको एक ही प्लेस की जरूरत होगी। और ये दिया यहाँ पर भी एक ही स्थान है और यहाँ पर भी हम इसको एक ही स्थान देते हैं, पर यहाँ एक स्थान देने का लॉजिक समझ में नहीं आता, जबकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर बोल दिया तो वो बात क्लियर हो जाती है कि इसको एक ही स्थान मिलेगा। दोनों 6 हैं क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर, तो ये चीजें यहाँ से क्लियर होती हैं, ठीक है।
तो एटॉमिक नंबर के बेस पे अगर हम रखते हैं तो हमें आइसोटोप्स को एक जगह रखने में सुविधा हो जाती है, ठीक है। सिंस द पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एटॉमिक नंबर, जब से उसको एटॉमिक नंबर, तो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट फॉल इन सेम पोजीशन, सारे के सारे उस सेम पोजीशन पे आ जाते हैं और कोई गड़बड़ और कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, जैसा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कंफ्यूजन होती थी क्योंकि वो एटॉमिक मास के बेसिस पे थी, ठीक है बच्चों। ये बात आपको समझनी है अच्छे से, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, तभी ये आंसर्स करने का फायदा है। अगर हम चीजों को नहीं समझते हैं तो ये आंसर आप रट करके जो है वो एग्जाम पास तो कर सकते हैं, पर चीजें आपको याद नहीं रहने वाली हैं लॉन्ग टर्म में। चीजें लॉन्ग टर्म में तभी याद रहेंगी तब जब आप इनको अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे। तो उस चीज को ध्यान से सुना करें, ध्यान से समझा करें, ठीक है। सीधे आंसर कॉपी करने पे मत लग जाया करें। क्लियर है?